आइए आप सभी को नवरत्नपुर गांव घुमाते हैं। यहाँ पर हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। कोई अपने काम में व्यस्त तो कोई दूसरों के काम को बिगाड़ने में व्यस्त। तो दोस्तों, ये कहानी है इस गांव के एक लड़के की जो धन में तो गरीब मगर बुद्धि में अमीर है। तो ये है हमारे अथर्व जी जो गरीब के उदाहरण है, और ये है साधुराम जो गांव के मुखिया के खास आदमी है। और लोगों को आप कहानी के अंदर जान लेंगे, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। साधुराम चाय की दुकान पर बैठकर बोलता है, राजू, तुम चाय बहुत ही अच्छा बना लेते हो। सब आपका आशीर्वाद है। फिर साधुराम दुकान से चल देता है। साधुराम को आते देख के माधव साधुराम के पास आकर बोलता है, अरे साधुराम भाई, कहाँ से आ रहे हो? बस माधव भाई, विकास की दुकान से चाय पी के आ रहा हूँ। और बताइए, मुखिया जी का दरबार कब लग रहा है? कब चलना है मुखिया जी के यहाँ? उनका दरबार तो सदैव खुला है, बाकी कल मुखिया जी के यहाँ घूमने चलेंगे। ठीक है साधुराम भाई। उसके बाद साधुराम वहां से निकल देता है। इधर अथर्व रोजाना की तरह अपने खेतों से काम करके लौट रहा होता है। शाम को रोजाना की बात रतनपुर में लोगों की बैठक बैठी रहती है। तभी साधुराम अथर्व को देख कर के बोलता है, कब तक यूं ही काम करके अपने दिन को बिताओगे? ईमानदारी से कुछ होने वाला नहीं है थारू। मेरे लिए तो मेरी ईमानदारी और मेरा मेहनत ही सब कुछ है। अथर्व की इन बातों को सुनकर यज्ञनारायण जी उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, अरे अथर्व, आजकल ईमानदारी में कुछ रखा नहीं है बेटा। समय बहुत आगे जा चुका है। तुम्हारे इस मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। शायद तुमको अपने दिमाग पर ज्यादा ही घमंड हो चुका है। बेटा, जब गरीबी सताती है ना, तो अच्छे अच्छे का दिमाग निकल जाता है और शरीर से पसीना आने लगता है। तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे अथर्व। अरे ये क्या समझेगा? इसे तो अपने दिमाग पर ही बहुत उतान है। अभी इसने कुछ समझ नहीं पाया कि जिंदगी में क्या करना है। इससे तो बोलना ही बेकार है। हाँ भाई, सही बोले। इन गरीबों को कुछ कहना भी बेकार है। ये सब सुन के अथर्व बहुत दुखी होता है और वहां से चला जाता है। शाम होता है और अथर्व अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात हुई? दादी माँ, आज गांव वालों ने मेरा फिर मजाक बनाया। आज फिर मुझे गरीब भला बुरा बोला। बेटा, गांव वाले कुछ भी कहें, लेकिन यदि तुम अपने धैर्य और साहस को बनाए रखते हो तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण रहोगे। मगर दादी माँ, ये कब तक ऐसा सुनना पड़ेगा? दादी माँ की बातें सुनकर अथर्व वहां से चला जाता है।
बहुत ही सुहानी रात होती है और इसी रात के साथ पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। फिर अथर्व रात को जमीन पर ही सो जाता है। नवरत्नपुर में सुबह होते ही मानो स्वर्ग का अनुभव होने लगता है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और चिड़ियों की मधुर आवाज पूरे गांव को जगमग कर देती है। इधर सुबह होते ही साधु राम, यज्ञ नारायण जी और मोहन राम जी नवरत्नपुर के मुखिया विजयकांत जी के पास चल देते हैं। आखिरकार वे लोग मुखिया के निवास पर पहुंच जाते हैं। अब सभी लोगों की बैठक मुखिया के दरबार में होती है। कुछ पल के बाद मुखिया विजयकांत जी साधु राम से बोलते हैं, अरे साधु राम, और बताओ हमारे गांव नवरत्नपुर का क्या हाल है? मुखिया जी, आपके आशीर्वाद से तो सब ठीक है। और मुखिया जी, इस समय तो गांव में आपकी तारीफ ही होती है। ये सब तो गांव वालों का श्यार है यज्ञ नारायण जी। गांव वालों के प्यार के साथ आपका आशीर्वाद भी तो है मुखिया जी। आज मैंने यहाँ आप लोगों को कुछ विशेष काम से बुलाया है। विशेष का? साफ साफ बताइए मुखिया जी, हम लोग कौन आपसे अलग है? हाँ मुखिया जी, हम लोग तो आपके घर के नहीं हैं। हाँ वो तो है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बुलाया है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ एकदम मुखिया जी। भगवान ने मुझे एक बेटी दी है और मैं अब उसकी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उसके योग्य एक लड़का चाहिए। बस इतनी सी बात मुखिया जी? पूरे गांव में हमारे घर से अच्छा आपको लड़का और कहां मिलने वाला है? आप लोगों की बात एकदम सही है, परंतु मुझे अपनी बेटी मुस्कान के लिए एक योग्य लड़का चाहिए जो धैर्यवान हो और हर कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सके। ये सब सुनकर सबके मन में लालच आ जाती है। तभी मोहन राम बोलता है, मुखिया जी, ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा लड़का आपकी मुस्कान के लिए योग्य है? इसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली है। गांव के सभी लड़कों को बुलाकर हवेली पर उनका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण? मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी, साफ साफ बताइए ना। साधु राम जी, यहाँ पे आए सभी लड़कों से मैं 5 सवाल करूंगा। उन 5 सवाल के जो लड़का सही सही जवाब देगा उसी से मुस्कान की शादी की जाएगी। तो मुखिया जी, गांव में हम लोगों के लड़कों से योग्य और कौन है? इसका निर्णय परीक्षा लेने के बाद होगा। ठीक है मुखिया जी, फिर ये काम हम अगले दिन करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग अपने लड़कों को लाना मत भूलिएगा। इसके बाद सभी लोग खड़े हो जाते हैं और फिर मुखिया जी से विदा लेते हैं। शाम को साधु राम अपने बीबी के पास जाकर बोलता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? यदि हमारा बेटा मुखिया जी का दामाद बन गया तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। इतना बोलकर साधु राम वहां से चला जाता है। साधु राम फिर अपने बेटों करण अर्जुन के पास जाता है और उनको अपने पास बुलाकर बोलता है, तुम लोग कल अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है पिताजी। पिताजी, आपके बेटों के आगे कोई टिकने वाला थोड़ी ना है। मुझे भी तुम लोगों से यही उम्मीद है। इधर मोहन राम अपने बेटे को समझाते हुए बोलता है, बेटा, तुम साधु राम के बेटों को पछाड़ देना। मुखिया के सवालों का जवाब मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता पिताजी। बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है तुम मुखिया के दामाद बनो। आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी बाबा। फिर योगी राम वहां से चला जाता है।
इधर अथर्व अपने में मन कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसकी दादी आती है और अथर्व से बोलती है, अरे बेटा, मुखिया ने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के सभी लड़कों की योग्य परीक्षा लेने के लिए बुलाया है। अथर्व सोचते हुए, दादी माँ, वो दरबार अमीरों के लिए है, मुझ जैसे गरीब के लिए नहीं। बेटा, मुखिया के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ। ठीक है दादी माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद दादी माँ वहां से चली जाती है। अगले दिन नवरत्नपुर के सभी लोगों में हलचल मची रहती है और गांव के सभी लड़के मुखिया जी के यहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं। इधर महल के अंदर मुखिया की बेटी मुस्कान एक खूबसूरत रूप में बैठी होती है। तभी मुखिया अपने बेटी के पास आकर बेटी से पूछताछ है। अरे मुस्कान बेटा, अकेले में बैठ के क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे बैठी थी। बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए लड़का देखने वाला हूँ। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? ऐसा लड़का जो शांत स्वभाव का हो और हर कठिनाइयों का सामना कर सके और बुद्धि और विवेक में तेज हो। मेरी प्यारी बिटिया, ऐसा ही रहेगा। इतना बोलकर मुखिया विजयकांत वहां से चले जाते हैं। मुस्कान अपने कमरे में बैठी ही रहती है। अगले दिन सभी लोग मुखिया विजयकांत के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां पर अथर्व को देखकर साधुराम बोलता है, अरे यहाँ इन गरीब और भिखारियों को कौन बुला दिया है? अरे भिखारियों को बुलाना नहीं पड़ता, वे तो खुद चल के आ जाते हैं। साधुराम और मोहनराम जी, शांत रहिए। यहाँ पर गरीब और अमीर देख करके नहीं बुलाया गया है, यहाँ पे सिर्फ योग्यता को देखने के लिए बुलाया गया है। अब आप लोग मेरे सवालों को सुनिए और उसका सही जवाब दे करके अपनी योग्यता बताएं। अर्जुन, तुम बताओ, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो तुमसे ज्यादा दूसरे लोग प्रयोग करते हैं? मुखिया जी, मेरा सामान और क्या? अर्जुन के जवाब को सुनने के बाद मुखिया दूसरा सवाल सोहन से पूछते हैं। सोहन, तुम बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जी मुखिया जी, धूप का होना। प्रकाश, तुम बताओ, दशरथ राम के पिता का क्या था? मुखिया जी, दशरथ राम के पिता थे। सबके गलत जवाब को सुनने के बाद मुखिया अथर्व से बोलते हैं। अब मेरा सवाल अथर्व से रहेगा। अथर्व, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तुमसे ज्यादा दूसरे लोग प्रयोग करते हैं? अथर्व मुखिया जी के सवाल को सुनकर जवाब देता है और बोलता है, मुखिया जी, मेरा नाम है जिससे मुझसे ज्यादा दूसरे लोग प्रयोग करते हैं। दशरथ राम के पिता का क्या था? दशरथ राम के पिता का नाम था। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस पृथ्वी पर जितने प्राणी जन्म लेते हैं उतने ही रोज मरते हैं, फिर भी हम खुद को अमर समझते हैं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमें सबसे बड़ा पछतावा कब होना चाहिए? जब हमें यह पता लगे कि हमारी एक गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि हुआ है या क्षति हुआ है, तब हमें सबसे बड़ा पछतावा होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा यहाँ पे आने का उद्देश्य था योग्य परीक्षा में भाग लेना और अपने योग्यता की परीक्षा देना, बस। तुम्हारे आखिरी जवाब ने मेरा दिल जीत किया। उसके बाद मुखिया अपने बेटी की शादी अथर्व से कर देता है। अथर्व और मुस्कान दोनों साथ रहने लगते हैं और अथर्व नवरत्न। तो दोस्तों, ये रही नवरत्नपुर की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो त्रिपाठी टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।